हेलो गाइस, योबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जहाज हजारों किलोमीटर का रास्ता कुछ ही दिनों में तय कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र से समुद्र को सीधे कैसे जोड़ा जाता है? जहाज लंबा रास्ता छोड़कर शॉर्टकट कैसे लेते हैं और नहरें विश्व व्यापार में इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? यही सब हम आज की क्लास में समझेंगे। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि नहर होती क्या है, विश्व की प्रमुख नहरें सुएज, पनामा और कील नहर के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ ये किन किन समुद्रों और महासागरों से जुड़ती है इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास, विश्व की नहरें। सबसे पहले कि नहर क्या है, तो नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है जिसे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बनाया गया है। तो नहर क्या होती है? ये मानव के द्वारा निर्मित किया जाती है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी को ले जाने के लिए बनाया जाता है। अगर सरल भाषा में बात की जाए तो जब मनुष्य पानी के लिए रास्ता बनाने के लिए जमीन खोदता है तो उसे नहर कहा जाता है। तो नहर क्या होती है? तो नहर मानव निर्मित जलमार्ग है जिसमें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बनाया जाता है। तो अगर सरल भाषा में बात की जाए तो जब मनुष्य पानी के लिए रास्ता बनाने के लिए जमीन खोजता है तो उसे नहर कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सुएज नहर की। तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? जो सुएज नहर है ये अफ्रीका के अंदर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, और ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक सुएज नहर है। ये जो सुएज नहर है ये किसको जोड़ती है? ये भूमध्य सागर और लाल सागर, यहाँ पे लाल सागर है और ये भूमध्य सागर इसको जोड़ती है, और ये पूरी तरह से मिस्र में स्थित है। तो जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और वो पूरी तरह से अफ्रीका का एक देश है मिस्र, उसमें स्थित है। ये एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है। कैसा छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है? सबसे छोटा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? भूमध्य सागर के ऊपर क्या है? यूरोप है। अगर यूरोप से हमको एशिया में आना है, भारत में आना है, तो कैसे आएंगे? या तो ऐसे आएंगे, ऐसे होते हुए, या इस सुएज नहर से आ सकते हैं जहाज। तो जो सुएज नहर है ये क्या करता है? ये एशिया से यूरोप के बीच का जो समुद्री मार्ग है उसको छोटा कर देता है और ये समुद्री मार्ग प्रदान करता है। इसके कारण भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। पहले क्या होते थे? जब यूरोप से जहाज आते थे तो ऐसे ऐसे करते हुए इस टाइप से पूरा अफ्रीका के चारों ओर घूमते हुए जब भारत में आते थे, लेकिन सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच में जो दूरी है वो लगभग 7,000 किलोमीटर क्या हो गई है? कम हो गई है। अगर बात की जाए सुएज नहर के निर्माण काल की, तो सुएज नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ था और 1869 में इसका कार्य क्या हुआ था? पूरा हुआ था। तो जो सुएज नहर है उसका निर्माण 1859 में शुरू किया गया था और 1869 में सुएज नहर को क्या कर दिया गया था? खोल दिया गया था जहाजों के आगमन के लिए। ये फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स द्वारा बनाई गई थी। जो सुएज नहर है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? फ्रांसीसी इंजीनियर। कई बार पूछा जाता है सुएज नहर को किसने बनाया था, तो सुएज नहर को फ्रांसीसी इंजीनियर ने बनाया था। नाम नहीं पूछा जाता, वैसे नाम याद रख लीजिए, फर्डिनेंड डी लेसेप्स है जिसने इसको बनाया था। अगर बात की जाए नेशनलाइजेशन का, तो इसका नेशनलाइजेशन मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर द्वारा 1956 में किया गया। ये डेट याद रखिए, 1956। ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। जो मिस्र का है वो नेशनलाइजेशन कर दिया। नेशनलाइजेशन का मतलब वो क्या हो गया? एक देश का उस पर क्या हो गया? अधिकार। तो 1956 में जो मिस्र की जो सुएज नहर है उसका क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन किया गया। तो सुएज नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ था। 1869 में सुएज नहर बनकर के तैयार हो गई थी। इसको फ्रांसीसी इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था और इसको मिस्र के राष्ट्रपति ने 1956 में इसका क्या कर दिया गया था? नेशनलाइजेशन कर दिया था। और जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ था उसके कारण इस पे क्या आया था? सुएज संकट शुरुआत हो गया था। तो नेशनलाइजेशन करने के बाद में क्या स्टार्ट हो गया? सुएज संकट। अब बात की जाए सुएज नहर की लंबाई की, तो ये मूल लंबाई लगभग 164 किलोमीटर है और विस्तार के बाद अब इसको थोड़ा और इसका विस्तार कर दिया, अभी 193.3 किलोमीटर है। तो मूल रूप से जो सुएज नहर की लंबाई है वो
162 किलोमीटर 164 किलोमीटर है और विस्तार के बाद 193.3 किलोमीटर है। अगर बात की जाए इसके बंदरगाह की, तो उत्तरी जो सुएज नहर के उत्तर की ओर यहाँ पे क्या है, पोर्ट सईद है, और इसके दक्षिण में क्या है, पोर्ट सुएज है। तो सुएज नहर के अंदर दो बंदरगाह है, ऊपर की तरफ पोर्ट सईद है और नीचे की तरफ है पोर्ट सुएज है। तो पोर्ट सईद ये उत्तर में स्थित है और ये भूमध्य सागर के कहां पर स्थित है, मुख पर स्थित है। जो इसका जो पोर्ट सईद बंदरगाह ये कहां पर है, भूमध्य सागर के मुख पर स्थित है। जबकि इसका जो पोर्ट सुएज जो बंदरगाह है सुएज नहर का, वो कहां पर स्थित है, लाल सागर में स्थित है। ये याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पोर्ट सईद है वो उत्तर की तरफ भूमध्य सागर के मुख पर है, और जबकि जो पोर्ट सुएज है वो दक्षिण की तरफ लाल सागर में स्थित है। बात की जाए सुरक्षा संकट की, तो 2024 से 2026 में लाल सागर क्षेत्र में हमलों के कारण यातायात में लगभग 50 से 60% क्या आई है, कमी आई है। तो क्या हुआ है, 2026 से 2026 के बीच में क्या कर दिया हूतियों ने, यहाँ लाल सागर में क्या कर दिया है, हमले कर दिए हैं लाल सागर के पास, इसलिए इसके यातायात में क्या आई है, 50 से 60% की कमी आई है। अगर बात की जाए आर्थिक प्रभाव का, तो इससे मिस्र को लगभग $10 बिलियन का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो ये जो हमले के कारण जो मिस्र के को लगभग कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, तो $10 बिलियन का नुकसान हुआ है। बात की जाए वैकल्पिक मार्ग की, अब जहाज अफ्रीका के चक्कर लगाते हुए जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर लोग हमले करते थे हैं, तो इस हमले से बचने के लिए लाल सागर में लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमला कर देते हैं। तो इस हमले से बचने के लिए उसको लूट लेते हैं। तो आजकल जहाज कैसे जाते हैं, ये जो भूमध्य सागर है इधर से अफ्रीका के चारों ओर से घूमते हुए जब जाके जाते हैं कहाँ पर, भारत में। तो ये रास्ता क्या होता है, एक तो धीमा है क्योंकि बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और ये बहुत महंगा पड़ता है। जबकि सुएज नहर से जो जहाज आते हैं वो क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है और वो सस्ता भी पड़ता है हमें। तो अब जहाज अफ्रीका के चक्कर लगाते हैं, कैंप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में आते हैं। परिणाम क्या है, समय लगता है और लागत बढ़ती है। तो ये क्या हुआ है, 2024 से लाल सागर क्षेत्र में हमलों के कारण यातायात में लगभग 50 से 60% की कमी आई है। पहले बहुत ज्यादा यातायात यहीं से होता था, लेकिन हमलों के कारण 50 से 60% कमी आई है। आजकल भारत में जहाजों को किस होकर के लाया जाता है, अफ्रीका के चक्कर लगाते हुए। अब बात करें पनामा नहर की, तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो जो पनामा नहर है ये उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है, ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये मध्य अमेरिका के पनाम में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये मध्य अमेरिका के पनाम में स्थित है। पनाम एक देश है, वहां पर स्थित है। इसके निर्माण ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बीच की दूरी को लगभग 13,000 किलोमीटर क्या कर दिया, कम कर दिया। तो पहले क्या थे, तो जैसे इधर ये पूरा का पूरा यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो इधर से किसी जहाज को आना होता था, अगर पूरब से ऐसे आना पड़ता था, जहाज को ऐसे जाना पड़ता था। अब इसके बनने से सीधा जहाज ऐसे आता है, ऐसे निकल जाता है। तो इस जहाज के निर्माण से अमेरिका के पूर्वी तट और पश्चिम तटों के बीच की लगभग 13,000 किलोमीटर दूरी को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। बात की जाए पनामा नहर की, तो पनामा नहर के अंदर लॉक सिस्टम है। क्या है, जो पनामा नहर है उसके अंदर लॉक सिस्टम है, जबकि सुएज नहर के अंदर लॉक सिस्टम नहीं है। देखिए सुएज नहर के अंदर लॉक सिस्टम क्यों नहीं है, कि क्योंकि दोनों तरफ का जो पानी का लेवल है वो समान है, इसलिए वहां पर लॉक सिस्टम नहीं है। लेकिन पनामा नहर में पानी का स्तर समान नहीं है, इसलिए वहां पर क्या है, लॉक सिस्टम है। तो मुख्य अंतर यही है, सुएज नहर में कोई लॉक नहीं होता, जबकि पनामा नहर में लॉक आधारित क्या है, ये नहर है। कारण की अगर बात की जाए तो दोनों महासागरों का जल स्तर अलग अलग है। पनामा नहर में जो दोनों महासागर है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, उनका जल स्तर अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर लॉक है। लेकिन अगर बात की जाए सुएज नहर की, तो सुएज नहर के अंदर भूमध्य सागर और लाल सागर का जो जल स्तर है वो समान है, इसलिए वहां पर लॉक सिस्टम नहीं है। और जो पनामा नहर है इसके बीच में क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो कार्य प्रणाली की बात की जाए तो लॉक सिस्टम की, तो जहाज को एक पानी के गेट पर रोका जाता है, इसे जल से भरकर क्या किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, फिर इसे दूसरी तरफ नीचे लाया जाता है। तो यहाँ पर इसको क्या कर, जैसे यहाँ पर जहाज को रोक दिया, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे पानी भरेंगे इसको गेट लगा करके। अब जैसे पानी भरेंगे जहाज क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठते उठते कहाँ पर चला जाएगा, फिर उसको आगे भेज दिया जाता है। तो इसमें जहाज को एक पानी के गेट लॉक में रोका जाता है और फिर उस पूरे को बढ़ दिया जाता है। जैसे उसको ज्यादा बढ़ते हैं तो जहाज ऊपर उठ जाता है
और फिर उसको दूसरी जगह कहाँ लिया जाता है, जहाज को इस तरह से ऊपर उठा दिया जाता है और ऊपर उठने के बाद उसमें दूसरी जगह कहाँ लिया जाता है, उसको नीचे ले आया जाता है। अगर बात की जाए मुख्य लोक की, तो ये गाटुन लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो गाटुन लोक इसके अंदर आज याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए अटलांटिक महासागर की ओर, तो अटलांटिक महासागर की ओर पेटोमिग्नियन लोक हो गया और मीरा फ्लोरस लोक भी है। तो ये लोक याद रखिए, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो जो गाटुन लोक है ये अटलांटिक महासागर की ओर है। कहाँ की है, ये जो गाटुन लोक है ये अटलांटिक महासागर की ओर स्थित है, जबकि पेट्रोमिगुएल और मीरा फ्लोरेंस जो लोक है ये किधर की ओर है, ये प्रशांत महासागर की ओर स्थित है। तो जो पेट्रोमिगुएल और मीरा फ्लोरेंस लोक है ये प्रशांत महासागर की ओर स्थित है, जबकि जो इसका गाटुन लोक प्रणाली है किधर स्थित है, अटलांटिक महासागर की ओर स्थित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गाटुन आपको याद रखना है। बात की जाए इसके निर्माण प्रक्रिया की, तो प्रारंभिक प्रयास फ्रांस ने पहली बार 1851 में निर्माण शुरू किया था। किसने शुरू किया था, फ्रांस ने 1881 में निर्माण शुरू किया था। विफलता का कारण था, वो विफल हुए थे, बीमारी और धन की कमी के कारण फ्रांसीसी क्या हो गए, इसमें विफल हो गए। उसके बाद 1914 में अमेरिका ने इसके निर्माण को क्या किया, पूरा किया। तो इसका जो निर्माण कार्य ये भी फ्रांस ने ही निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन बीमारी और धन की कमी के कारण ये असफल रहे। उसके बाद इसको अमेरिका ने 1914 में इस निर्माण को क्या किया था, पूरा किया था। और 1914 से 1999 तक इस पर अमेरिका का अधिकार था, लेकिन 1999 के बाद इस पर किसका नियंत्रण है, पनामा का नियंत्रण है। तो अमेरिका ने नहर का निर्माण पूरा किया, इसे 1914 में चालू किया गया। अमेरिका ने 1999 पर इस पर नियंत्रण रखा, लेकिन अब 1999 के बाद इस पर नियंत्रण किसका है, पनामा सरकार का इस पर नियंत्रण है। तो ये डेट याद रखिए, 1881 में फ्रांस ने इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन वो असफल रहे थे बीमारी और धन के कारण। तो 1914 के अंदर अमेरिका ने इस काम को क्या किया था, पूरा किया था। 1914 से लेकर 1999 तक इस पर अमेरिका का अधिकार रहा। 1999 में पनामा सरकार ने इसको अपने नियंत्रण में ले लिया। अगर बात की जाए पनामा नहर की लंबाई की, तो ये लगभग 82 किलोमीटर लंबी है और ये सुएज नहर से क्या है, छोटी है। क्या है, सुएज नहर से छोटी है, ये लगभग 82 किलोमीटर लंबी है। इसमें जो गाटुन झील है ये नहर के बीच में स्थित एक बड़ी कृत्रिम झील है, जहाज इसी झील से होकर के गुजरते हैं। तो जो गाटुन झील है ये याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ये नहर के बीच में स्थित एक बड़ी कृत्रिम झील है, ये गेट पास भी इसको बोला जाता है, और जहाज इसी झील से गुजरते हैं। अगर बात की जाए दिशा की, तो मानचित्र पर देखने पर मार्ग अलग दिखाई देता है, जबकि जहाज उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर यात्रा करते हैं। अगर आप मानचित्र में देखोगे तो आपको इसकी दिशा अलग दिखाई देगी, जिनका मार्ग अलग दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में इसके अंदर जो जहाज होते हैं वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। अब बात की जाए कील नहर की, तो जो कील नहर है ये जर्मनी में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये जो कील नहर है ये जर्मनी के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, ये जर्मनी एक देश है, ये पूरा का पूरा जो आपको ये ब्लू ब्लू कलर में दिख रहा है, तो जो कील नहर है ये जर्मनी के अंदर यहाँ पर स्थित है। और ये जो कील नहर है ये किसको जोड़ती है, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। जो कील नहर है ये जर्मनी के अंदर स्थित है, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगर बात की जाए विशेषता की, तो ये दुनिया की सबसे व्यस्तम कृत्रिम नहरों में से एक है। अगर दुनिया की सबसे व्यस्तम कृत्रिम नहरों की बात की जाए तो ये कील नहर है, और जहां जहाज को डेनमार्क के चक्कर लगाने से बचाता है, जो एक छोटा रास्ता प्रदान करता है। तो जैसे क्या होता है, ये जो इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई जहाज है, अब इसको इधर जाना है, तो ये क्या है, तो इधर जाने के लिए इसको डेनमार्क का चक्कर लगाना पड़ेगा, जब जाके बाल्टिक सागर में जाएगा। लेकिन इस कील नहर के कारण ये सीधे इधर से इधर चले जाते हैं। तो जो कील नहर है ये क्या करती है, ये जहाज़ों को डेनमार्क के चक्कर लगाने से बचाती है, और ये क्या प्रदान करती है, एक छोटा रास्ता प्रदान करती है। तो कील नहर कहां पर स्थित है, ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जर्मनी में है, और ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, और ये दुनिया की सबसे व्यस्तम कृत्रिम नहरों में से एक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्रा नहर की। तो जो क्रा नहर है ये कहां पर स्थित है, ये थाईलैंड में स्थित है। कहां पर, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये थाईलैंड में स्थित है। थाईलैंड के क्रा स्तमस क्षेत्र में स्थित है। जुड़ने का प्रस्ताव, तो ये अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को क्या करती है, जोड़ती है। तो जो एक क्रा नहर है ये क्या करती है, ये जो अंडमान सागर है
और ये थाईलैंड की खाड़ी को क्या करती है, जोड़ती है। इस क्रा नहर के जब ये बन जाएगी तो उसके बाद में ये मलास्का वाले इधर से जो जहाज जाते हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर जहाज कैसे जाने लगेंगे, इसी क्रा नहर से जाने लगेंगे। तो अभी ये प्रस्तावित नहर है और अभी पूरी तरह से निर्मित नहीं हुई है। जब एक बार ये पूरी निर्मित हो जाएगी तो ये जहाजों को मलक्का जलडमरू से होकर यात्रा करने की आवश्यकता को क्या कर देगा, कम कर देगा। ये मलक्का जलडमरू है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। अगर ये जो क्रा नहर अगर ये जब बनकर तैयार हो जाएगी तो ये जहाजों को मलक्का जलडमरू से होकर यात्रा करने की आवश्यकता को क्या कर देगा, कम कर देगा। फिर जहाज इधर से इधर नहीं जाएंगे, ऐसे लंबा रास्ता नहीं लेके जाएंगे, फिर वो सीधे किधर से जाएंगे, इधर से ही चले जाएंगे। जहाज मान लीजिए इधर से आ रहा है तो वो इधर से आकर के इधर सीधा चला जाएगा, तो उसको लंबा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ सामान भेजना है यहाँ से, तो अभी जहाज कैसे आएगा, ऐसे आते हैं, लेकिन जब ये बन जाएगी तो जहाज ऐसे तुरंत इसी क्रा नहर से आते हुए तुरंत इधर चले जाएंगे। तो ये अभी प्रस्तावित है, अभी इसका काम चल रहा है, अभी पूरी तरह से निर्मित नहीं हुए हैं। ये थाईलैंड के अंदर स्थित है, ये अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ती है। जब ये पूरा हो जाएगी तो जहाजों को मलक्का जलडमरू से होकर यात्रा करने की आवश्यकता को ये क्या कर देगी, कम कर देगी। बात की जाए कोरिंथ नहर की, तो ये ग्रीस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जो कोरिंथ नहर है ये ग्रीस में स्थित है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लीजिए, ये ग्रीस में स्थित है। ये एजियन सागर और आयोनियस सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, एजियस सागर और आयोनियस सागर को ये जोड़ती है। ये बहुत संकीर्ण नहर है, छोटे जहाज इसके अंदर नहीं गुजरते। ऐतिहासिक और पर्यावरण उद्देश्य के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो कोरिंथ नहर है ये ग्रीस में स्थित है। ये जो ग्रीस में यहाँ पर क्या है, कोरिंथ नहर स्थित है। ये आयोनियस सागर और एजियस सागर को जोड़ती है। ये बहुत ही संकीर्ण, मतलब बहुत ही चौड़ाई में बहुत ही छोटी नहर है। ये चौड़े जहाज इसके अंदर नहीं गुजर सकते। ये ऐतिहासिक और पर्यावरण उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं स्वेज सागर और बाल्टिक नहर, तो ये रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये रूस में स्थित है। ये स्वेज सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, ये स्वेज सागर और बाल्टिक सागर को ये वाली नहर क्या करती है, जोड़ती है। और ये कहां पर स्थित है, रूस के अंदर स्थित है। इधर को स्वेज सागर है ये वाला, और इधर को क्या है, बाल्टिक सागर है। तो ये वाली नहर है जो स्वेज सागर और बाल्टिक सागर को क्या करती है, जोड़ती है। ये नहर सोवियत काल के दौरान बनाई गई थी। मुख्य रूप से आंतरिक परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये नहर कब बनाई गई थी, ये सोवियत काल के दौरान बनाई गई थी और मुख्य रूप से आंतरिक परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इरी नहर की, तो जो इरी नहर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। जो इरी नहर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये हडसन नदी और महान झीलों को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, हडसन नदी और महान झीलें। महान झीलों के अंदर कौन कौन सी आती है, सुप्रियल झील, हुरोन झील, इरी झील, ओटोरिया झील और मिशिगन झील। इन सारी झीलों को इरी नहर क्या करती है, जोड़ती है। ये अमेरिका के आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसे पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्रेट कैनाल की, जो चीन के अंदर स्थित है। तो जो ग्रेट कैनाल है कहां पर स्थित है, ग्रेट कैनाल चीन के अंदर स्थित है और ये दुनिया की सबसे लंबी नहर है। क्या है, जो ग्रेट कैनाल है जो दुनिया की सबसे लंबी नहर है। ये बीजिंग और हांगजू को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, ये चीन के अंदर बीजिंग और हांगजू जो शहर है उनको जोड़ती है ग्रेट कैनाल। कौन जोड़ती है, ग्रेट कैनाल। ये दुनिया की सबसे लंबी नहर है। ये ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो ग्रेट कैनाल है ये दुनिया की सबसे लंबी नहर है। ये चीन के अंदर स्थित है। ये बीजिंग और हांगजू को जोड़ती है। तो अभी हमने नहरों के बारे में पढ़ा, अब इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुएज नहर की। तो सुएज नहर कहां पर स्थित है, मिस्र में स्थित है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये सबसे छोटा समुद्री दूरी देती है, मतलब इससे समुद्री दूरी बहुत छोटी हो जाती है और इसके अंदर कोई लॉक सिस्टम नहीं है। जबकि पनामा नहर है जो पनामा देश के अंदर स्थित है, वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके अंदर क्या है, लॉक सिस्टम है। क्या है, लॉक सिस्टम। और जितनी भी नहरें सबकी सब क्या बचाती है, समय को तो बचाती है ही है। तो सुएज नहर के अंदर लॉक सिस्टम नहीं है, जबकि पनामा नहर के अंदर लॉक सिस्टम है। बात की जाए कील नहर की, तो कील नहर है ये जर्मनी के अंदर स्थित है। ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। सबसे व्यस्त कृत्रिम जलमार्ग यही है। तो जो जर्मनी की कील नहर है ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। सबसे व्यस्त कृत्रिम जलमार्ग है।
अगर बात की जाए कोरिंथ नहर की, तो कोरिंथ नहर है ये ग्रीस के अंदर स्थित है। ये आयोनियस सागर और एजिनियस सागर को जोड़ती है। ये बहुत ही संकीर्ण नहर है। तो जो कोरिंथ नहर है ये ग्रीस के अंदर स्थित है। ये आयोनियस सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। ये बहुत ही संकीर्ण नहर है। अगर बात की जाए एरी नहर की, तो ये अमेरिका के अंदर स्थित है। ये ग्रेट लेक्स और हडसन नदी को जोड़ती है। तो ग्रेट लेक्स के अंदर कौन कौन आती है? सुप्रियर, हुरोन, इरी और ओटोरिया तथा मिशिगन झील आती है। तो ये जो एरी नहर है ये ग्रेट लेक्स और हडसन नदी को जोड़ती है और अमेरिका के अंदर स्थित है। और ये अमेरिका के व्यापार के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए बेलेंड नहर की, तो ये कनाडा के अंदर स्थित है। ये लेक एरी और लेक ओटोरिया को जोड़ती है। तो जो बेलेंड नहर है ये कनाडा के अंदर स्थित है। ये लेक एरी और लेक ओटोरिया जो झील है ना, जो ग्रेट लेक्स के अंदर, वो जो झील है लेक एरी झील और ओटोरिया झील, उसको कौन जोड़ती है? बेलेंड नहर जोड़ती है। और ये नियाग्रा फॉल्स को बाईपास करती है। किसको बाईपास करती है? ये नहर है जो नियाग्रा जलप्रपात है उसको बाईपास करती है। जो नियाग्रा जलप्रपात है वो किस पर स्थित है? एरी नदी पर स्थित है। तो उसको क्या करती है? ये बाईपास करती है। अगर बात की जाए सेंट लॉरेंस जलमार्ग नहर की, तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। ये ग्रेट लेक्स और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? ये ग्रेट लेक्स और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ये अंतरराष्ट्रीय क्या है? जलमार्ग है। अगर बात की जाए वोल्गा डॉन नहर, तो ये रूस के अंदर स्थित है। ये वोल्गा नदी और डॉन नदी को जोड़ती है। और ये यूरोप में महत्वपूर्ण मार्ग है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए। इस तरह मैनचेस्टर शिप नहर है, ये ब्रिटेन के अंदर स्थित है। ये मैनचेस्टर और आयरिश सागर को जोड़ती है। ऐसे ही व्हाइट सी बाल्टिक नहर है, ये रूस के अंदर स्थित है। ये व्हाइट सी और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ऐसे ही अगस्टो नहर है जो पोलैंड के अंदर स्थित है, वो विस्तुला और नीमेन नदी को जोड़ती है। और ये क्रा नहर है, इसके अंदर ये क्रा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ये वाली इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। यहाँ पे सेंट लॉरेंस जलमार्ग और ये जो क्रा नहर है, ये दोनों को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रा नहर है ये थाईलैंड में बन रही है, वही प्रस्तावित है, अब कर पूरी कंप्लीट नहीं हुए। ये अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ेगी। ये किसका विकल्प है? ये मलक्का जलडमरू का विकल्प। जब ये बन जाएगी तो जो मलक्का जलडमरू से जो जहाज जाते हैं उनका आगमन क्या हो जाएगा? इसके बनने के बाद कम हो जाएगा, जहाजें क्रा नहर से जाने लगेंगी। तो अभी तक हमने नहरों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले सुएज नहर कहाँ स्थित है और ये किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो सुएज नहर कहाँ पर स्थित है? ये मिस्र के अंदर स्थित है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर कहाँ स्थित है और ये किन महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर है वो पनामा देश के अंदर स्थित है, वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कील नहर किस देश में स्थित है और ये किन समुद्रों को जोड़ती है? तो कील नहर कहां पर स्थित है? तो कील नहर ये जर्मनी के अंदर स्थित है। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सुएज नहर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सुएज नहर के अंदर कोई लॉक सिस्टम नहीं होता, जबकि पनामा नहर के अंदर क्या होता है? लॉक सिस्टम होता है। लॉक सिस्टम का उपयोग किस लिए होता है? क्योंकि जब जो समुद्रों जैसे अटलांटिक और जो प्रशांत महासागर, उसके समुद्र तल का क्या है? समान नहीं है, इसलिए वहां पर क्या है? लॉक सिस्टम है। तो ऊंचाई में अंतर के कारण लॉक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। सुएज नहर का निर्माण कब पूरा हुआ? तो सुएज नहर का निर्माण की अगर बात की जाए तो 1869 में पूरा हुआ। तो सुएज नहर का निर्माण की शुरुआत 1859 में की गई थी और 10 साल के अंदर 1869 में क्या हो गया था? पूरा हो गया था। पनामा नहर का निर्माण कब पूरा हुआ? तो पनामा नहर का निर्माण है ये 1914 में अमेरिका के द्वारा पूरा किया गया था। सुएज नहर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो कोई भी नहर है वो क्या करती है? दूरी को कम करती है। क्या करती है? दूरी को। चाहे सुएज नहर लीजिए चाहे पनामा, जितनी भी नहरें वो दूरी को कम करने के लिए यूज में ली जाती है। कौन सी नहर एशिया और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग को छोटा करती है? तो जो सुएज नहर है ये क्या करती है? एशिया और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग को छोटा करती है। पनामा नहर किस महाद्वीप में स्थित है? तो पनामा नहर है वो उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके अंदर स्थित है। सुएज नहर किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? तो सुएज नहर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है, अफ्रीका के मिस्र देश में। कील नहर किस महाद्वीप में स्थित है? तो कील नहर है ये यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है और ये कहां पर स्थित है? जर्मनी में। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों में से एक है?
तो अगर कील, सुएज, क्रा और थाईलैंड की बात की जाए तो सुएज नहर क्या है, विश्व की व्यस्तम नहरों में से एक है। ज्यादा जो यातायात होता है वो भारत का जो यातायात होता है भारत के लिए तो वो सुएज नहर से होता है, जबकि कील नहर यूरोप के अंदर जो व्यापार होता है, यूरोप के अंदर व्यापार के लिए कील नहर इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर बात की जाए यूरोप से भारत का जो व्यापार होता है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट नहर है वो कौन सी है, सुएज नहर है। ये विश्व की व्यस्तम नहरों में से एक है। पनामा नहर का नियंत्रण प्रारंभ में किस देश के पास था, तो पनामा नहर का नियंत्रण प्रारंभ में अमेरिका देश के पास था। किसके पास था, अमेरिका देश के पास में था। और इसको 1999 में किसने ले लिया, पनामा सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। सुएज नहर का नेशनलाइजेशन किस वर्ष किया गया था, तो 1956 में सुएज नहर का क्या कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन कर दिया। कौन सी नहर जर्मनी के अंदर स्थित है, तो जो कील नहर है ये जर्मनी के अंदर स्थित है, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। पनामा नहर में कितने प्रमुख लॉक सिस्टम है, तो पनामा नहर के अंदर 3 प्रमुख लॉक सिस्टम है। सुएज नहर का निर्माण किसने किया था, तो सुएज नहर का निर्माण किसने कराया था, फ्रांसीसी इंजीनियर ने करवाया था। पनामा नहर का प्रारंभिक प्रयास किस देश ने किया था, तो पनामा नहर का भी प्रारंभिक प्रयास फ्रांस देश ने किया था, लेकिन वो असफल रहे। उसके बाद इसके निर्माण को कंप्लीट किसने किया था, 1914 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। सुएज नहर किस मार्ग को छोटा कर देती है, तो सुएज नहर है ये यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को घटाती है। पनामा नहर किस मार्ग को छोटा करती है, तो जो पनामा नहर है ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच के मार्ग को क्या कर देती है, छोटा कर देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।